जितने भी लोग सच्चे दिल से हज के लिए इरादा रखते हैं उनके लिए इस दुआ के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में उनकी इस दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। हज पॉलिसी के पहले पॉइंट में आपको बताया गया है कि डिवीज़न ऑफ हज सीट, जो गवर्नमेंट कोटा होता है और प्राइवेट कोटा होता है, उनके बीच में जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो इस पॉलिसी में चेंज होके 80 और 20 कर दिया गया है। जो 80% कोटा है वो गवर्नमेंट को दिया गया है और 20% कोटा जो है वो प्राइवेट सीट्स को या प्राइवेट हज पार्टी को दिया गया है। दूसरे पॉइंट पे आपको बताया हुआ है वंस इन अ लाइफ टाइम हज थ्रू HCOL, हज कमेटी ऑफ इंडिया। इसमें आपको ये क्लियर किया गया है कि जो बंदे ने पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट कोटे से हज कर लिया है वो अब दोबारा हज नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर उसे हज करना है तो वो प्राइवेट कोटे से हज कर सकता है। बट हाँ, अगर कोई महिला जो इसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है और उसके साथ महरम बन के जा रहा है तो वो बंदा जो ऑलरेडी इस कोटे से सरकारी कोटे से हज कर चुका है वो दोबारा से सरकारी कोटे में हज करने के लिए पात्र होगा या एलिजिबल होगा। इसके लिए हो सकता है उसको कुछ ज़्यादा अतिरिक्त शुल्क देना पड़े या एडिशनल चार्ज देना पड़े, फिर उसके साथ वो उस महिला का महरम बन के जा सकता है। तीसरे ऑप्शन में आपको अवेलेबिलिटी ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। यह फॉर्म जो है वो आपको इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके फ्री में कर लेना है, जिसकी फ़ीस पहले 300 हुआ करती थी। इसके लिए आपको hajcommittee.gov.in से आप इसको डाउनलोड कर सकते। अपने एंड्रॉयड मोबाइल में हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फॉर्म की फ़ोटो कॉपी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी ऑफ हज की क्राइटेरिया को बताया गया है। इसमें सऊदी गाइडलाइन के अनुसार वो बंदा हज परफॉर्म कर सकता है या उम्रा परफॉर्म कर सकता है जो फाइनेंशियली, फिजिकली, बिहेवियरली या मेंटली फिट हो। 4th बी में आप देखेंगे बैन ऑन रिपीटर्स। जो बंदा ऑलरेडी गवर्नमेंट कोटे से हज कर चुका है फिर भी इंटेंशनली वो इस कोटे से अप्लाई करता है तो उसे बैन कर दिया जाएगा। हो सकता है उस पर कोई पेनल्टी भी इम्पोज की जाए। और जो बंदा कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन देता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, उस पर भी बैन लग सकता है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आ सकती हैं या तो उस पर कोई केस किया जा सकता है। वो लोग जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, कार्डियक हार्ट की डिसीज़ के प्रॉब्लम है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, वो लोग भी गवर्नमेंट कोटे से हज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो लेडी न्यूली प्रेग्नेंट है, जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया हुआ है, वो अगर हज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इंटरनेशनल फ्लाइंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डॉक्टर से फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ ही वो सारे लोग जिनका कोई मुकदमा, कोई केस चल रहा है मगर उनको कोर्ट ने इंटरनेशनल ट्रिप या फ्लाई करने के लिए रोका नहीं है, तो वो सभी लोग हज करने के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो सारे लोग जिनको कोर्ट ने इंटरनेशनल ट्रिप या फ्लाई करने के लिए मना किया है वो लोग इसके पात्र नहीं होंगे। जिनकी एज 18 साल से कम है उन्हें अपने माता पिता, लोकल गार्जियन से एक कंसेंट पेपर को सबमिट करना पड़ेगा। वो सभी महिलाएं जिनकी एज 45 प्लस हैं, 45 साल से ज़्यादा है और वो बिना महरम के हज करना चाहती हैं, तो वो अब इस गवर्नमेंट कोटे में उनको हज करने की परमिशन दे दी गई है। इसमें वो अकेली भी जा सकती हैं और उनको उन सारी महिलाएं जो अकेली हैं, बिना महरम के जा रही हैं, उनको उस ग्रुप में बना के उनको डाल दिया जाएगा, और उनको सेपरेट लिविंग वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी अगर उनका मसलक उनको परमिशन प्रोवाइड करता है। मसलक जो स्कूल ऑफ थॉट होता है वो। सऊदी गवर्नमेंट ने ये सारी रिस्ट्रिक्शंस अलग कर दी हैं। पहले महिला
जो महिलाएं होती थीं वो अकेले हज नहीं कर पाती थीं बिना महरम के, अब वो रिस्ट्रिक्शन अलग हो गई हैं। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि वो ऐसी सारी महिलाओं को एक ग्रुप में क्लब कर देंगी और उन सारी महिलाओं को एक ग्रुप में बना के एक साथ ही वहाँ पर भेजेंगी और उनको एक स्पेशल एकोमोडेशन और सेपरेट एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। पॉइंट नंबर 6, कवर साइज़। कवर साइज़ में आपको ये बताया गया है कि एक कवर साइज़ में या एक फॉर्म में आप 4 बंदों को अप्लाई कर सकते हैं अपने साथ में, उसमें प्लस 2 बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चों को मिला के 6 बंदे हो सकते हैं। अगर आप अगर 4 से ज़्यादा लोगों को जा रहे हैं तो आपको 2 कवर या 2 अलग सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेंगे। इसमें उन्होंने एक चीज़ को और भी क्लियर किया हुआ है कि 2 साल से ज़्यादा बच्चों की जो फ़ी होगी वो पूरा फ़ी काउंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति की एक फ़ी लगती है वो फ़ी उस 2 साल से ज़्यादा बच्चे की भी लगेगी। अगले पॉइंट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में बताया गया है कि हज के लिए प्राथमिकता गवर्नमेंट कोटे में किसको पहले दी जाएगी। तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले सभी हाजियों को, जाने वाले मेल या फीमेल दोनों को हज की प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद दूसरी प्रायोरिटी उन औरतों को दी जाएगी जो 45 से ज़्यादा हैं और महरम के बिना जा रही हैं। फिर इसकी तीसरी प्रायोरिटी या तीसरी कैटेगरी में हम सभी या जो लोग भी जाना चाहें वो सारे लोग आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग 70 साल से ज़्यादा हैं उनके गवर्नमेंट लिस्ट में नाम आने के ज़्यादा चांसेस हैं और उनके साथ जो भी एक साथी जाना चाहता है वो भी उसका नाम भी आना तय है। फिर उसके बाद जो फीमेल हैं जो महरम के बिना जा रही हैं उनका नाम आएगा। अगले पॉइंट में कुर्रा को हम समझा रहे हैं, जिसमें ये गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि जिस भी स्टेट में उसके कोटे से ज़्यादा जो फॉर्म सबमिशन होता है वहाँ पर वो कुर्रा यानी कि रैंडमली सॉफ्टवेयर के थ्रू चूज़ करके हाजियों का नाम निकालेंगे। जिनका भी उसमें नाम आ जाता है उनको हज के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। रूल ऑफ कैंसिलेशन एंड रिफंड में आपको बताया गया है कि जो भी बंदा कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है उसका कैंसिलेशन एक्सेप्ट सिर्फ 2 ही कंडीशन में होगा, जो कि या तो डेथ की कंडीशन में होगा या गंभीर बीमारी के कारण होगा या कोई बहुत ही बड़ा रीज़न होगा, तभी उसका कैंसिलेशन एक्सेप्ट किया जाएगा और उस पर कुछ पेनल्टी या चार्जेस लगाने के बाद उसका पैसा रिफ़ंड किया जा सकता है और जो कि गवर्नमेंट की तरफ से 1 महीने के अंदर वापस आ जाता है। अगर हम पेमेंट की बात करें तो वो गवर्नमेंट के द्वारा चयन किया जाएगा, उनको एक यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर अलॉट किया जाएगा जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोर बैंकिंग के द्वारा कंफर्मेशन राशि को पहले एडवांस में जमा करवा लिया जाएगा और बाद की शेष राशि को सेकंड इंस्टॉलमेंट में बाद में जमा करवा लिया जाएगा। हज के लिए सिलेक्शन हो जाने के बाद अगर कोई बंदा हज नहीं करना चाहता है या किसी भी रीज़न से हज नहीं जा पा रहे हैं तो उनको हज कैंसलेशन का लेटर उनकी कंसर्न स्टेट हज कमेटी को सबमिट करना पड़ेगा विद इन द टाइम। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनके एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। एकोमोडेशन के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिटेल कर दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर एवरी एप्लीकेंट के बारे में बताया गया है। जो भी हज फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें पीछे दिए गए फॉर्म में अपने मेडिकल हिस्ट्री को पूरी तरीके से दर्शाना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको मेडिकल ऑफिसर से उनको फिटनेस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी लेना पड़ेगा। उन्होंने इसमें स्पेसिफाई किया है कि जो मेडिकल ऑफिसर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देगा उसमें आपके
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में टीकाकरण और कोविड-19 के टीकाकरण के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चयनित हाजियों को हज के लिए डिजिटल चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस पॉइंट पे आपको बताया गया है कि जो भी चयनित हाजी हैं उनके लिए स्वास्थ्य और परीक्षण कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें आपको जनरल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में आपको बताया गया है कि आपको जितने भी वैक्सीनेशन आपको डिज़ायर्ड होते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको इसके साथ लगाने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं लगाते हैं या उस पर आपको कोई फर्जी प्रमाण पत्र आप उस पर प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपका कंसिडर नहीं होगा और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। RT-PCR टेस्ट वाले पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो भी हाजी हज करने जाएंगे उनको RT-PCR टेस्ट सर्टिफिकेट की मांग की जा सकती है। इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर आपको पढ़ लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ने इस बार 25 एम्बार्केशन पॉइंट बनाए हुए हैं। हमें अपने स्टेट के अपने सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट को चुन लेना है जहाँ से हमें अपनी हज यात्रा शुरू करनी है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया राज्य में आपको कितने दिन रहना है, मतलब कि जो क्वेश्चन हर बार आता है कि हज की ड्यूरेशन या हज की अवधि कितनी रहेगी, वो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि हज की जो अवधि है वो 30 से 40 दिनों तक की रहने वाली है, जो कि एयरलाइंस के द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। अगर इन एनी केस किसी भी हाजी की वहाँ पर डेथ हो जाती है तो वहाँ पर सारे रिचुअल परफॉर्म होने के बाद जो डेथ सर्टिफिकेट है वहाँ से जनरेट करके इंडिया पर भेज दिया जाएगा और अपने इंडिया पर अपने दूतावास से प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे लास्ट में ये डिटेल बताया गया है कि पर्सन विथ स्पेशल नीड, मतलब जो हैंडीकैप होते हैं या विकलांगता होती है जिनमें, वो हज के लिए हज परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो अपना फॉर्म के साथ साथ अपने साथ में एक अपने ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदार को साथ में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोनों साथ में जाएंगे। इस पॉइंट में इसको क्लियर किया गया है कि सिर्फ फैमिली मेम्बर ही साथ में ट्रैवलिंग कर सकता है। दोस्तों और अजीजों, ये तो सारी गाइडलाइंस थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हुई थी, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह हमारे आने वाले अगले वीडियो में हम आपको हज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ हमारे इस चैनल पे बने रहें, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने अजीजों अकारिब के साथ भी इसको शेयर भी कर सकते हैं। आप इसकी सारी जानकारी टाइम से प्राप्त करने के लिए इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप इसके मुतालिक मिस ना कर सकें। आने वाली तमाम अपडेट को हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमने अभी जो आपको डिटेल्स दी हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी और इसका हम PDF भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इत्मीनान से तसल्ली से आप इसको पढ़ भी पाएंगे। और इनकेस अगर तब भी आपको कोई डाउट रह जाता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका हम प्रॉम्प्टली आपको रिप्लाई करेंगे।